जय हिंद दोस्तों, कैसे आए आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी व्याकरण का सबसे पहला चैप्टर लेकर आया हूँ, वर्ण। और इस वीडियो के माध्यम से आपको कितने भी वर्ण प्रॉब्लम होगा, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। इसमें एकदम बेसिक से बेसिक्स आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर बीच में आप स्किप किए तो आपके लिए घातक साबित हो सकते हैं। ठीक है ना। इसमें बहुत निचोड़ वीडियो बताया गया है, एक छोटे से छोटे पॉइंट्स को बताया गया है। ठीक है ना। तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्तों से, ताकि आपकी मदद से उन लोग को भी फायदा हो सके। ठीक है ना। तो आज मैं इस वीडियो में वर्ण लेकर आया हूँ, हिंदी व्याकरण का सबसे पहला चैप्टर। आज ये हिंदी व्याकरण यहाँ से स्टार्ट होने वाला है इस लेसन से। ठीक है। तो आपसे सबसे पहला चैप्टर है वर्ण। ठीक है। इससे बहुत सवाल पूछा था एग्जाम की दृष्टि से, क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, दोनों के लिए। देखिए, एक चीज बता देना चाहता हूँ कि क्लास 10th हो या 12th हो, वो दोनों में अगर हिंदी का भी एग्जाम देते हैं तो समझिए कि 50-50% दोनों में से आता है। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो 50% हिंदी का होता है और 50% ग्रामर का होता है। इसीलिए आपको व्याकरण पढ़ना बहुत ही जरूरी है, बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए, तो इस वीडियो को आप शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो आइए सवाल आपके स्क्रीन पे। कैसा लगा, कैसा लगा? देखिए क्या लिखा हुआ है, हिंदी व्याकरण सभी कक्षा के लिए, मतलब सभी क्लास के लिए। क्या है? सबसे बड़ा हेडिंग लिखा है वर्ण। एकदम बेसिक से सीखे, एकदम छोटे छोटे पॉइंट से सीखे, एकदम बेसिक से क्या क्या इसमें जरूरत है। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। सवाल देखिए, आइए आपकी हेडिंग है आपके स्क्रीन पे। पहला सवाल, वर्ण। वर्ण है क्या? पहले इसका वर्ण समझने से पहले समझ लीजिए। वर्ण सबसे छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनियों को कहते हैं जिसका खंड टुकड़ा नहीं किया जा सके। जिसका खंड टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आइए परिभाषा के जानते हैं। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब शॉर्ट नियम नहीं, समझिए कि बहुत बेसिक से और बहुत आसानी से परिभाषा इसका पढ़ेंगे। वर्ण कहता क्या है कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब जो तोड़ा नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिए? आ का। देखिए, ये जो आ है, ये जो आ है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? देखिए, ये जो आ है, ये भी जो आ है, सॉरी या है, या है, और क्या हमारा का। तो का में देखिएगा ये आधा का है, ये पूरा का हमारे लिए नहीं है। इसीलिए कहता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जब आप वर्ण को, तो वर्ण को हम क्या टुकड़ा नहीं कर सकते, इसको तुम बिल्कुल तोड़ नहीं सकते, इसको हम लोग बिल्कुल नहीं तोड़ सकते, एकदम सबसे छोटा इकाई में रहता है। जैसे कि स्वर वर्ण। स्वर वर्ण वैसे वर्ण को कहते हैं जो बिना उच्चारण किसी की सहायता से लिखी जाए। तो वर्ण भी उसी प्रकार से। वर्ण क्या है कि वो किसी को तोड़ा नहीं जा सकता, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिया? आ। क्या लिया गया? हमारा आ लिया गया, और क्या लिया गया है? का। इसमें हमारा आ है और का आ है। तो देखिए, आ को हम नहीं तोड़ सकते, आ को भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन का को भी नहीं तोड़ सकते। ये आधा का है। अगर पूरा का रहता तो इसको हम तोड़ सकते थे, का प्लस आ, इसको हम लोग तोड़ सकते थे। ठीक है ना। लेकिन इसको हम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक क्या है? सबसे छोटी इकाई लिखा गया। ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न को चलते हैं। देखिए क्या कहता है। थोड़ा सा पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है, ये बहुत स्टार पॉइंट लिखिएगा। हिंदी में 48 या 52 वर्ण होते हैं। ऐसे ऐसे केस कभी कभी आते हैं कि पूछता भी है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो वर्णों की संख्या 48 या 52 होती है। कितनी होती है? 48 या 52 होती है। बहुत महत्वपूर्ण है। आगे सवाल पूछता है वर्णमाला। वर्णमाला कहते किसको है? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। सबसे बढ़िया पॉइंट है और सबसे अच्छा। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। आयोग को समझ में आया होगा। बताइएगा सबसे आसान विधि से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आप लोग वर्ण पढ़ लिए। वर्ण उस मूल ध्वनियों को कहते हैं जिसका खंड टुकड़ा नहीं किया जा सकता। इसमें आ ले लीजिए, आ ले लीजिए, और कोई एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। जैसे इसमें हम लिख सकते हैं का के साथ साथ मान लीजिए कि हम लोग खा भी ले सकते हैं, खा के साथ साथ पा भी ले सकते हैं, लेकिन पा के नीचे हलात लगाना हम लोगों को बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है ना। चलिए अब समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे हम लोग चलते हैं। क्या अगला सवाल की ओर क्या कहता है। ठीक है। इसको आप लोग क्या कीजिएगा ना, बेसिक से व्याकरण आपको पढ़ाया जाएगा, और कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा एकदम शुरू से लेकर के अंत तक। इसी चैनल पे आपको सारा व्याकरण मिल जाएगा हिंदी का। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा पॉइंट है, इसको समझिएगा कि यहाँ पर क्या, किसको हम किस माध्यम से बोल सकते हैं। जैसे कि बोलता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, किसकी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग ध्वनि या वर्ण बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे पूछेगा, ऐसे पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, ध्वनि या वर्ण बोल सकते हैं। अगला है वर्ग, सॉरी छोड़िए, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। इसको नहीं लिखेगा, ठीक है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। आइए अगला पॉइंट क्या कहता है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। आइए समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा, ठीक है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, सबसे छोटी इकाई को वर्ण बोलते हैं। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। लिखित को वर्ण कहते हैं और मौखिक को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ये सब आपको बेसिक्स है, सारा पॉइंट को आप लोग कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अब यहाँ से आपका सवाल बनता है क्या, कि वर्ण के भेद, क्या सवाल बनता है आपका स्क्रीन पे, वर्ण के भेद। आइएगा देखते हैं हम लोग वर्ण के भेद कितने हैं। वर्ण के भेद दो हैं, एक है हमारा क्या, स्वर वर्ण, और दूसरा हमारा है क्या, व्यंजन वर्ण। हमारा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या जो होती है छोटू या बाबू लोग 11 होते हैं, और व्यंजन वर्ण की संख्या बोलेंगे तो कितने होते हैं, 33 होते हैं। ठीक है ना, स्वर वर्ण की संख्या बोला जाए तो 11 होते हैं, और व्यंजन वर्ण की संख्या बोला जाए तो 33 होते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा हमारा व्यंजन वर्ण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए पहला हमारा है, आप क्या स्क्रीन पे स्वर वर्ण किसे कहते हैं। अगर आप लोग को आता है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा हमको बताने से पहले, ताकि हमको लगे कि नहीं आप लोग पढ़े लिखे हैं या पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, आपको पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, ये नहीं कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो बताइएगा जरूर से कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है और किस माध्यम से आप लोगों को समझ में आता है। ठीक है ना, आइए स्वर वर्ण जानते हैं। कहते स्वर वर्ण कहते किसको है, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता न ली जाती है। हमको कहने का मतलब क्या है कि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो बिना किसी के सहायता से लिखी जाए, मतलब स्वतः पर आश्रित हो, दूसरे पर आश्रित ना हो, उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण बोलते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं स्वर वर्ण में। आ ई, यह मान लीजिए एग्जाम्पल, ये समझिए किस क्या है, आ ई उ री ए आई ओ। ये टोटल हमारे कितने होते हैं, 11 होते हैं, अन और आह को छोड़ करके। जैसे हम पॉइंट बना के लिखा गया होगा कि स्वर वर्ण की संख्या कितने हैं छोटू, 11 है। बच्चों लोग स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अगला है, देखिए यहाँ से एक पॉइंट और पूछता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। लिखने के आधार पर पूछता है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। अगला है, उच्चारण के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या 10 होते हैं। उच्चारण करेंगे तो 10 होगा और लिखेंगे तो क्या होगा, 11 होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। लिखेंगे तो कितना होगा छोटू, लिखेंगे तो 11 होगा, और उच्चारण करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 10 मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए आप लोगों को समझ में आया होगा। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, ऐसे में इसका परिभाषा और एक तरह से लिख सकते हैं कि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो बिना किसी के सहायता लिखी जाए या स्वतः लिखी जाए। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो स्वतः होती है या स्वतः आश्रित होती है या अपने आप पर निर्भर होती है, उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आई होप की समझ में आया होगा। चलिए आप चलिए यहाँ तक तो हो गया, आगे बढ़ते हैं इसका। आइए अब खेला खेलते हैं। स्वर वर्णों के प्रकार, स्वर वर्णों के कितने प्रकार है बाबू, 3 गो। कौन कौन है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए क्या क्या है, पहला हमारा है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लुत स्वर। तीसरा क्या है, प्लुत स्वर। पहला ह्रस्व स्वर है और दूसरा दीर्घ स्वर है और तीसरा हमारा प्लुत स्वर है। ठीक है ना, पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। चलिए आइए
अब इसका परिभाषा हम बारी बारी से क्या कहते हैं। देखिए हस्व स्वर क्या है, पहला है हस्व स्वर किसे कहते हैं, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। बहुत अच्छा पॉइंट समझना है कि हस्व स्वर जिसको कम समय लगे, जिसमें कम समय लगे उसे क्या कहते हैं, हस्व स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन है, आ ई उ री, इसको देखो तो आ छोटा आ ई उ री खत्म हो गया। जो ज्यादा समय ले उसे दीर्घ बोलते हैं, कम समय ले उसे हर्ष स्वर का। दीर्घ मतलब लंबा, हर्ष मतलब छोटा, इसे याद रखिए। दीर्घ मतलब बड़ा, हर्ष मतलब छोटा। मतलब कहने का ये हमको कहना है कि छोटा कहने का मतलब कि कम समय लगे। जैसे में आ ई उ री, तो क्या हो गया हमारा 4 हो गए हैं। इसकी संख्या क्या होती है, 4 होती है। पूछा जाता है एग्जाम में कि हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है, निम्नलिखित में से क्या होगी। लिखिएगा हर्ष स्वर को संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी, 8 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है ना। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब होता है जो लंबा समय या बड़ा हो, क्या हो, लंबा समय लगे या बड़ा समय लगे या ज्यादा समय लगे। इनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। जैसे में आ ना बोलते आ ई उ ए ओ औ। दीर्घ है कि ना, थोड़ा सा लंबा खींचते हैं, आ ई, इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। इसकी संख्या हमारा कितना होता है, 7 होता है। इसकी संख्या कितना होता है, 7 होता है। ठीक है ना। तो इसका पॉइंट में लिखना भी आपको पड़ेगा कि इसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है। चलिए अगला है प्लुत स्वर। अब बोलेगा सर प्लुत स्वर कैसे, ऐसे तो हम लोग 2 पढ़ना है, हर्ष और दीर्घ। ये प्लुत स्वर देखिए क्या कहता है, इसके उच्चारण में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे, दीर्घ से भी ज्यादा। मतलब कि पहले हर्ष छोटा था, दीर्घ इससे बड़ा था और इससे भी ज्यादा बड़ा था। कौन, प्लुत स्वर। इसके उच्चारण में दीर्घ से ज्यादा भी समय लगता है। जैसे रोना, मतलब खींचते लंबा, रे मोहना, लंबा करते हैं कि नहीं लगते हैं, मतलब लंबा समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, प्लुत समय। दोनों से, हर्ष से भी ज्यादा और दीर्घ से भी ज्यादा। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में रोना लिखेंगे रे मोहना, ऐसे भी लिख सकते हैं, रे मोहना। मतलब क्या समझ में आया आपको कि लंबा समय तक खींचे। रोना, हंसना, बहुत लंबा समय लगता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोला जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ लिए स्वरों के प्रकार। अब यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला। ठीक है, थोड़ा सा इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को जो पढ़ाया हुआ है कैसा लगता है, समझ में आता है या नहीं आता है। आपकी मदद से हम थोड़ा सा और इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता होगा कि आपको समझ में नहीं आता है। चलिए अगला सवाल समझते हैं क्या कहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। आइए अब समझेंगे जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों के प्रकार। किसके प्रकार, स्वर के प्रकार। इसका हम लोग पढ़ेंगे कि स्वर का प्रकार किसके आधार पर, तो जीव के आधार पर कितने स्वर के प्रकार होते हैं ये हम लोग जानेंगे। तो स्वर के प्रकार कितने होते हैं जीव के आधार पर, 3 होते हैं। अरे कौन कौन है, तो आपका स्क्रीन बोर्ड पे लिखा गया है। ठीक है ना। पहला अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च, अगला, बीच में और बाद में। तो अग्रस्वर कौन कौन होते हैं, ई ए और मध्य में क्या होते हैं, आ। ठीक है ना। और पश्च में क्या होते हैं, आ उ सॉरी आ होना चाहिए यहाँ पर, आ उ ओ और औ होते हैं। ये हमारा था जीव के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। याद रखिएगा, इसको पूछा जाता है कि जीव के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो जीव के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं, अग्र, पश्च और मध्य। ठीक है ना। आज आपकी समझ में आया ही होगा। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिएगा भाई लोग, नहीं तो आप लोग फिर आगे चलने के बाद प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। ठीक है ना। चलिए यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर हो गया 3 प्रकार हो गया स्वर।
आगे, मुख्य के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य के आधार पर, तो मुख्य के आधार पर स्वर के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? स्वर के किसके आधार पर? मुख्य के आधार पे। ये कितने हैं छोटू? 4। पहला है आपका, दूसरा है, तीसरा है और ये हमारा चौथा है। पहला है संवृत्त, अर्ध विवृत्त और अर्ध विवृत्त है, ठीक है ना। तो पहला में संवृत्त में कौन कौन आते हैं? ई आते हैं, उ ई आते हैं, उ आते हैं, उ आते हैं। अर्धवृत्त में क्या होते हैं? ए ओ। विवृत्त में क्या आते हैं? आ। अर्धवृत्त में क्या आते हैं? ए और औ, ऐ और औ, ऐ और औ आते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जीव के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं और मुख्य के आधार पर कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत आपको इम्पोर्टेंस है ये सब लेसन व्याकरण का, ठीक है ना। इसको भुलाइएगा नहीं, कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अब यहाँ से खेला शुरू करते हैं व्यंजन का। कहता है कि स्वर तो पढ़ लिए, व्यंजन को भी पढ़ना जरूरी नहीं है कि व्यंजन क्या कहता है नहीं कहता है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं व्यंजन है क्या। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जो किसकी सहायता से लिखी जाती है? स्वर वर्णों की सहायता से लिखी जाती है। स्वर व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो स्वर वर्णों की सहायता से लिखी जाए। वर्ण की स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण उस वर्णों को कहते हैं जो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो स्वर वर्णों की सहायता से लिखी जाए। जैसे में क्या बाबू देखिएगा, जैसे में है का, ना, डा, था, तो इसे जरूर आपको लग रहा होगा कि व्यंजन है, लेकिन इसमें का के साथ हमारा स्वर वर्ण भी आया हुआ है। जैसे में क्या, जैसे का को तोड़ते हैं, तो का को तोड़ेंगे तो क्या होगा? का प्लस आ। तो सोचिए कि हमारा व्यंजन के साथ साथ क्या भी टूटा? स्वर टूटा, इसीलिए इसको व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जो स्वर वर्णों की सहायता से लिखी जाए, ठीक है। इसका थोड़ा सा स्टार समझने का मार लीजिएगा, अब लिखिएगा व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, ठीक है। याद रखिएगा, आज के बाद भुलाइएगा नहीं। कितने मारिएगा? 33 मारिएगा। कितने मारिएगा? 33। 3 3 खट खट, ठीक है। 3 3 2। आप तो समझदार हो ही चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं, और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी फायदा हो, ठीक है ना। ये ना कि अपने आप रखे रहिएगा, ठीक है। आइए अब व्यंजन के प्रकार जानते हैं। व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? तो व्यंजन के प्रकार 4 होते हैं छोटू। कौन कौन होते हैं? जरा ध्यान दीजिएगा। सॉरी, व्यंजन के प्रकार 3 होते हैं, ठीक है ना। पहला, इसका प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला में है स्पर्श व्यंजन, दूसरा में है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा में है हमारा ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन है? तो का से लेकर के माह तक, का से लेकर के माह तक, काखा गाघा, चाछा जाधा, टाठा डाढ़ा, ताथा दाधा, पाफा बाबा, ये हमारा कौन है? स्पर्श व्यंजन है। जैसे में का पूरा हो गया, फिर चा का पूरा हो जाएगा, फिर ता का पूरा हो जाएगा, फिर ता का हो जाएगा, फिर पूरा हमारा पा का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है? तो अंतस्थ व्यंजन या, हा, उल्टा लिखा गया, या, रा, ला, वा, और हमारा क्या है? बस इसको नहीं लिखिएगा, यहां से लिखिएगा या, रा, ला, वा, हमारा 4 ही होगा, या, रा, ला, वा, ठीक है ना। तो पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 25। कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, अस्तस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, या, रा, ला, वा। उसमें व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, सा, सा और हा होती है, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत जरूरी एग्जाम की दृष्टि से पूछता है कि उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। याद रखिए, हम खटाखट आंसर मारिएगा। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछेगा तो 25, का से लेकर के माह तक। आई होप कि समझ में आया होगा। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट करिए और कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। पूछेगा व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? व्यंजन के प्रकार 3 होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में तो आया ही होगा।
और किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, मैं उसका भी सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए थोड़ा सा यहाँ, ये बहुत 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 ज़रूरी है, पूछेगा कि हम किसका उच्चारण कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे पूछा था कि चा का उच्चारण स्थान, पा का उच्चारण स्थान, या का उच्चारण स्थान और माँ का उच्चारण स्थान बहुत एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप सेट को पढ़ के देखिएगा, पूछेगा इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। इसीलिए हम यहाँ पर आपको स्क्रीन पे बहुत बेहतरीन तरीका से, बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार करके आपको पूरा स्क्रीन पे दे दिया गया है कि आप कहीं भी जाइए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन याद करके जाइएगा, ठीक है। तो देखिए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अब कौन कौन है देखिएगा, का से लेकर के माँ तक पता था, तो का वर्ग, का वाले को का वर्ग बोलते हैं, चा वाले को चा वर्ग बोलते हैं, ता वाले को टा वर्ग बोलते हैं, और ता वाले को ता वर्ग और पा वाले को पा वर्ग बोलते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ चेंज क्या कर दिया गया हमारा, देखिएगा बोर्ड पे, स्क्रीन पे क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे में का, खा, गा, घा, अड़ा का किससे उच्चारण कर सकते हैं, कंठ से। किससे उच्चारण कर सकते हैं हम लोग, कंठ से। उसी प्रकार से चा, छा, जा, झा, इन्हीं को तालु से। याद रखिएगा, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। टा, ठा, डा, ढा, ना को मूर्धन से, और ता, था, दा, धा, ना को दांत से, और पा, फा, बा, भा, मा को होठ से। ये बहुत बहुत जरूरी है, आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, हर हालत में इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आप लोग एक एक पॉइंट को कॉपी में जरूर नोट करिएगा, एकदम नोट कीजिएगा एक एक पॉइंट को, ठीक है ना। तो फिर आपको समझ में ज़्यादा आएगा, वरना खाली वीडियो देखने से नहीं होगा बाबू, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जिस प्रकार से अगर हम मेहनत कर सकते हैं एक एक पॉइंट को बताने में, उसी प्रकार से आप लोग भी मेहनत कीजिए एक एक पॉइंट को समझने में, ठीक है ना। तो ये पूरा आपको आसपास व्यंजन समझ में आ गया, 25 होते हैं, का से लेकर के माता है। का, खा वाले को कावर्ग, चा वाले को टावर, चावर्ग, पा वाले को पावर, टा वाले को टावर और ता वाले को तावर्ग बोलते हैं। काखा वाले को हम कंठ से उच्चारण कर सकते हैं, और चा वाले को तालु से उच्चारण कर सकते हैं, टा वाले को मूर्धान से, ता वाले को दांत से, और पा वाले को होठ से उच्चारण हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे सवाल क्या देखते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज किया गया है जो आपको बुक्स में ना के बराबर मिलता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है, जिन स्वरों को उच्चारण मुख के साथ साथ नासिक से भी हवा निकलती है, मतलब नाक से भी हवा निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक। जैसे एग्जांपल में क्या है, अड़ा, इया, ना और मा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्या है देखिएगा, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक थोड़ा सा समझिएगा, अनुनासिक पंचमाक्षर होते हैं, याद रखिएगा। अनुनासिक हम क्या बोल सकते हैं, पंचमाक्षर बोल सकते हैं। और पंचमाक्षर कहाँ से होता है, तो का वाले को लास्ट में ड़ा होता है, और चा वाले को इया होता है, और टा वाले को ना होता है, और ता वाले को, सॉरी हाँ ठीक है, ता वाले ना और लास्ट में मा होता है। यही पांचों को पंचमाक्षर बोला जाता है। अनुनासिक का अनुनासिक को क्या बोल सकते हैं, पंचमाक्षर भी बोल सकते हैं, या पंचमाक्षर होते हैं, ठीक है। आइए, अयोगवाह क्या होता है, वे वर्ण जिनकी गिनती ना हो, ना तो स्वरों में होती है और ना व्यंजन में होती है। अयोगवाह की संख्या 2 होते हैं, ठीक है ना। अनुनासिक की संख्या 5 होते हैं, और अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अयोगवाह ना तो स्वर होती है और ना तो हमारा व्यंजन होती है, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। जैसे में अन और आ, ठीक है। अगला उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन है, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीहा का अग्र भाग एक झटके के साथ नीचे गिर जाती है, उसे ही बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। फट से तुरंत बोले, जड़ से जीभ कहाँ चले गया, अंदर चले गया, उसे क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। जैसे में अड़ा और ढा है, ठीक है ना। अड़ा और क्या है, ढा है, इसको दा नहीं मानिएगा, इसको ढा मानिएगा, क्या है, ढा है, याद रखिएगा। चलिए आगे समझते हैं, आई होप की समझ में आया ही होगा। अगला सवाल, संयुक्त व्यंजन है क्या।
यही पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसका परिभाषा ज्यादा पूछता नहीं है, बस याद रखना है कि संयुक्त व्यंजन होते कितने हैं। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं देखिएगा, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये चारों होते हैं कौन, संयुक्त व्यंजन। कैसे में इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी संख्या होती है, 4 होती है। छा का और सा से मिलकर बनता है त्रा, ता और रा से मिलकर बनता है ज्ञा, जा और यहाँ से बन के मिलता है, और स्रा, सा और रा से मिलकर बनता है। यह हमारा क्या था, संयुक्त व्यंजन था। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर वर्ण के लिए समझ कि गोड़ हाथ सब यही है, ठीक है ना। एक ही जगह पे आपको हम क्या किए हैं कि काट कर आपको दे दिए हैं कि किसको हम कहाँ पे उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं कि नहीं होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा, यहाँ पर क्या किया गया है, स्पर्श जो दिया गया है वो का वर्ग होना चाहिए, और टा वर्ग होना, चा वर्ग होना चाहिए, टा वर्ग होना चाहिए, और पा वर्ग होना चाहिए। इसमें से एक को हटा दिया गया है जिसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। उसी को एक नाम पंचमाक्षर, ठीक है, वहां पर दिया गया होगा अनुनासिक। देखिए डा, इया, ना, नाम, ना, इसी को क्या बोला, अनुसार को अनुनासिक सब बोलते हैं। इसीलिए हमने स्पर्श को क्या कर दिया, एक को हटा दिया गया, ठीक है ना। देखिएगा स्पर्श में क्या है, स्पर्श में काका काका होता है, चा होता है, टटरा होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, याद रखिएगा। आगे आपका स्पर्श संघर्षी क्या कौन कौन होते हैं, चा, छा, जा और झा होते हैं। अगला है संघर्षी, सा और हा होते हैं। अगला अनुनासिक, अड़ा, इया, ना, मा होते हैं, इसको अनुस्वार भी बोला जाता है। अगला है पार्श्विक कौन होते हैं, ला होते हैं। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक कौन है, तो कौन होते हैं, ला होते हैं, याद रखिएगा छोटे छोटे पॉइंट को। आगे अगला हमारा क्या है, लुंठित या प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित। तो प्रकंपित कितने होते हैं, एक होते हैं जिसका नाम क्या है, रा। अगला है उत्क्षिप्त व्यंजन, कितने होते हैं, 2 होते हैं, अड़ा और ढा होते हैं। अगला है अर्धस्वर, अर्धस्वर में कौन कौन आते हैं, या, रा, ला और वा आते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग बहुत ही जरूरी है याद करना, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। ये आप लोगों को हम एक ही जगह पे दे दिए हैं ताकि आपको याद करने में थोड़ा क्या हो, आसानी हो, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, अब हम लोग उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बहुत गर्मी है जी। हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान, किसका कौन सा उच्चारण होता है, ठीक है। जहां पे आपको सब दिख जाएगा A to Z कि हम लोग कहां पर किसका उच्चारण कर सकते हैं। तो पहला है यहाँ पर वर्ण दिया गया है, यहाँ पर उच्चारण स्थान है, उसका नाम है। जैसे में आ, और का वर्ग और हा और विसर्ग। देखिए का वर्ग तो आवेगा ही, लेकिन आ भी आवेगा और हा भी आएगा, विसर्ग भी आएगा। इसी को हम लोग कंठ से क्या करते हैं, उच्चारण स्थान, इसका नाम है कंठाइस। क्या है, कंठय नाम है, ठीक है। अगला है कि ई चा वर्ग और या और सा, मतलब कि ई और चा वर्ग या और सा को तालु बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, तालु, इसका नाम होता है तलाव्य, याद रखिएगा। त्रा को टा वर्ग, रा और सा, ये जितने टा वर्ग भी तो इसमें आवेंगे ही, इसमें चा वर्ग आएंगे, इसमें का वर्ग, लेकिन का वर्ग के साथ आ भी आएगा, चा वर्ग के साथ ई या सा भी आएगा, और टा वर्ग के साथ त्रा, रा और सा भी आएगा। उसी प्रकार इसको री बोलते हैं ना, सॉरी इसको री बोलते हैं। और सा भी इसके बोलते हैं मूर्धान। क्या बोलते हैं, मूर्धान। इसका नाम क्या होता है, मूर्धन्य, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता है, मूर्धन्य होता है। ता वर्ग के साथ साथ ला और सा भी आते हैं, ता वर्ग के साथ साथ ला और सा भी आते हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दांत होता है। इसका नाम क्या होता है, दंत है। क्या होता है, दंत है। बहुत जरूरी है, सब याद रखना। आगे आगे देखिए क्या है, उ और पावर, उ और पावर, इसको क्या बोलते हैं, ओष्ठ बोलते हैं, लेकिन इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है और इसका नाम होता है ओष्ठ है।
इसका नाम क्या होता है, ओष्ठ्य होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, अड़ा, या, ना, न, म तथा अनुस्वार या चंद्र बिंदु, इसको नासिक से हम लोग क्या करते हैं, उच्चारण स्थान करते हैं। इसको क्या करते हैं, नासिक से उच्चारण स्थान करते हैं। इसको नाम है अनुनासिक। क्या इसका नाम है, अनुनासिक। ठीक है, ए और आई को क्या बोल, इस ए और आई को भी हम लोग किसे उच्चारण कर सकते हैं, कंठ प्लस तालु दोनों से। इसका नाम होता है कंठातव। क्या है, कंठ तालव्य। इसको इसीलिए बोलते हैं कहा कि दोनों से प्रयोग करते हैं, कंठ प्लस तालु से, इसलिए इसका पूरा नाम होता है कंठ तालव्य। ठीक है, अगला है ओ और औ, इसको हम लोग किसे उच्चारण करते हैं, कंठ प्लस ओष्ठ दोनों से। कंठ प्लस ओष्ठ दोनों से इसका प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है कंठोष्ठ्य। क्या होता है, कंठोष्ठ्य, याद रखिएगा। अगला है वह का उच्चारण स्थान दा प्लस ओष्ठ दोनों से, दाम प्लस ओष्ठ दोनों से होता है, इसलिए इसका नाम होता है दंतोष्ठ्य। क्या होता है, दंतोष्ठ्य। आई होप कि हम जो समझाए होंगे आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ये बहुत जरूरी है, इसको आप लोग कॉपी में जरूर लिखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण है, इसको बहुत जरूरी से लिखिएगा। ठीक है, और यही पूछा जाता है एग्जाम में कि सब जितने भी आपको दिख रहा होगा कि कौन किसका उच्चारण स्थान होता है, कौन किसका उच्चारण स्थान होता है, ये बहुत जरूरी है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए भाई, आज आपके बीच वर्ण की कहानी खत्म। अब बताइएगा कि इस वीडियो में आपको वर्ण की क्लास कैसी लगी, कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। और आप ही के कमेंट से हमारा भी मनोबल क्या होता है, बढ़ता है, ताकि लगता है कि हम जो समझाए हैं वो बच्चों को समझ में संतुष्ट से, मतलब अच्छी तरीके से आया है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम वर्ण खत्म कर दिए। तो खत्म करने का मतलब मेरा ये है कि हम खत्म कर दिए, आप कितना खत्म किए याद करके सेट मार के उस माध्यम से आप समझिएगा। इसीलिए आपको कॉपी में नोट डाउन करने के साथ साथ आप लोग इसको क्या कीजिएगा कि याद कीजिएगा, और जो भी सेट होगा इसको बनाइएगा। ठीक है, तो आपको जैसे जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपको फिर मेरा फ़ोन नंबर ये है आपका, किसी चीज़ का ज़रूरत हो तो इसमें व्हाट्सअप जरूर कर दीजिएगा, किसी चीज़ का PDF हो। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे ऑल क्लास चलती है 6 to 10th 11 12 बायोलॉजी के लिए, लेकिन यहाँ पर अब हिंदी का स्पेशल क्लास चलने वाला है। आपको बहुत कोई भी जैसे समझिए, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ क्या, कि इस चैनल पे आपको क्लास 10th किसके लिए, क्लास 10th के लिए और 11th के लिए और 12th के लिए, इन दोनों के लिए आपका हिंदी का क्लास बहुत बेहतरीन ढंग से होने वाला है इसी यूट्यूब चैनल पे। टोटल 10th हो, 11th हो, 12th हो, ठीक है, दोनों का हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और व्याकरण बहुत ही धाकड़ से मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब बताइएगा कि मेरा लैंग्वेज कैसा लगता है आप लोगों को। ठीक है, तो आज यहीं तक, अगले वीडियो मिलेंगे अगले पार्ट्स की ओर और अगले लेसन की ओर। ठीक है, तो आज यहीं तक मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि पढ़िए और दूसरों को भी सहायता करिए। यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।